हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि पर। दोस्तों, पिछली क्लास में आपका जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो चल रहा था वृद्धियम विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो उनमें 4 सिद्धांतों के नाम बताकर मैंने उनका एक्सप्लेनेशन वहाँ पर बता दिया था, कहाँ से कैसी क्वेश्चनिंग होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखेंगे जाकर, फिर आज का वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो अगला जो सिद्धांत है वो ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अगले नंबर पे परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला है आपका व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत। और लास्ट है आपका सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, अब अभी यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चनिंग हुई है, पिछले 4 पॉइंट में किस तरीके की क्वेश्चनिंग हुई ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसमें एक तो एकीकरण का जो सिद्धांत है इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, और दूसरा सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है। अब इससे क्या क्वेश्चनिंग होती है, नीचे से चलेंगे कि सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, इसमें नाम जो है, ठीक है, आपको नाम दे देंगे एग्जाम में। पिछले जो क्वेश्चन पेपर आए हैं एजुकेशन से संबंधित एग्जाम के, तो उसमें नाम दिए हुए हैं कि कौन सा सिद्धांत वृद्धियम विकास में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और वहां पर उन्होंने क्या किया है कि इसका नाम थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, जैसे सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, या फिर यहाँ पर कर लीजिए सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, और वहां पर उन्होंने विशिष्ट से सामान्य कर दिया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि कोई भी बच्चा है, कोई भी छोटा शिशु है, तो वो उसकी वृद्धि और विकास के क्रम में अगर वो कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करता है तो सारे के सारे शिशु, सारे के सारे बच्चे सबसे पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं करते हैं। यानी कि जो एक पैटर्न है, एक डेवलपमेंट का पैटर्न है, एक विकास का जो क्रम है, उसको फॉलो करते करते आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हर बच्चे में कुछ ना कुछ, एक कहते हैं ना कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, एक व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसके आधार पर वो अपने विशिष्ट गुणों को दिखाना शुरू करता है। ठीक है, हर बच्चे में कोई ना कोई विशिष्टता होती है, कोई ना कोई तो उनके आधार पर वो अपने विशिष्ट गुणों का प्रदर्शन करता है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि बच्चे के जो वृद्धि और विकास का जो क्रम है वो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर निरंतर बढ़ता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। ठीक, हर बच्चा पहले सामान्य विकास उसका होगा, सामान्य प्रतिक्रियाएं करेगा जो एक उसके एज ग्रुप के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से होती हैं, और फिर उसके बाद बच्चों में कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं भी करते हुए उनको देखा गया। जैसे कि किसी बच्चे को खेलने में रुचि है तो खेल कूद में वो कुछ प्रतिक्रियाएं करता है, किसी बच्चे को अगर क्रिएटिविटी में रुचि है तो वो क्रिएटिविटी दिखाता है, यानी उससे संबंधित अपने कार्य प्रस्तुत करता है। इस तरीके से हर बच्चा अलग अलग विशिष्ट क्रियाएं प्रदर्शित करता है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप सब जानते हैं कि हर छोटा बच्चा एक निर्धारित पैटर्न तो फॉलो करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, कि इस एज में आकर उसमें इस तरीके का विकास शारीरिक होगा, इस तरीके का मानसिक विकास होगा, इस तरीके का सामाजिक विकास होगा, यानी कि जो इनके सिद्धांतों का निर्माण किया गया। लेकिन फिर भी हर बच्चा एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, और यही बात व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में
में स्पष्ट की गई है कि हर बच्चा अलग है और हर बच्चे का जो पैटर्न भले वो एज ग्रुप एक होने पर फॉलो कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो हर तरीके से अलग है। अलग कैसे? क्योंकि वो वंशानुक्रम में जो लेकर आया है वो चीज उसको, वातावरणीय परिस्थितियां भले ही सबको एक मिल रही हूं, लेकिन वंशानुक्रम चूंकि सबका अलग अलग है, हेरिडिटी सबकी अलग अलग है, तो हर बच्चा इसीलिए अलग होता है। यानी कि पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, पेरेंट्स नाटे हैं तो बच्चा भी, उनका रंग रूप, उनकी शकल सूरत, उनकी आदत, उनकी व्यवहार, उनकी कार्य करने का तरीका, सब कुछ हेरिडिटी से बच्चे को कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, परस्पर संबंध के सिद्धांत में क्या बता रहे हैं कि वृद्धि या विकास के क्रम में, वृद्धि में तो आपने क्या पढ़ा था कि केवल शारीरिक वृद्धि, लेकिन विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक के साथ साथ सामाजिक वृद्धि। ठीक है, सामाजिक विकास, यानी कि सब आपस में क्या होता है कि इन सब के, इस सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है कि एक बच्चे में ऐसा नहीं केवल शारीरिक ही विकास होता हो, अगर उसमें शारीरिक विकास एज ग्रुप के हिसाब से हो रहा है, यानी कि शैशवावस्था में हो रहा है या बाल्यावस्था में हो रहा है, जो भी एज ग्रुप वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर उसमें शारीरिक विकास हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग उस बच्चे में मानसिक विकास भी होगा, उसी के हिसाब से उसके संवेगों का भी समय के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से विकास होता है, और सामाजिक विकास भी उसी आधार पर होता है। यानी कि एक, ये सारे के सारे जो विकास क्रम है, डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत हो गया। और लास्ट में जो बचा है वो है एकीकरण का सिद्धांत। तो जो एकीकरण का सिद्धांत है उसे एक नाम से और जानते हैं, ये है निकट से दूर का सिद्धांत। एग्जाम में एकीकरण का सिद्धांत और दूसरा नाम पूछा जाता है निकट से दूर का सिद्धांत। ठीक है, मस्तिष्क का दोमुखी सिद्धांत आपने क्या पढ़ा कि विकास कैसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, मस्तिष्क के दोमुखी सिद्धांत में स्पष्ट किया गया, पहले बच्चे का सर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है और लास्ट में पैरों का विकास होता है, यानी धड़ के साथ हाथों का विकास होता है और फिर उसके बाद पैरों का विकास होता है। लेकिन जो निकट से दूर का सिद्धांत है, ठीक है, ये इस क्रम को फॉलो करते हैं, यानी कि पहले जो बीच के जो भाग हैं उनका विकास हो जाता है। ठीक है, पहले केंद्र में जो स्थित अंग हैं उनका विकास हो जाता है और बाद में जो केंद्र से दूर है, ठीक है, केंद्र में जो स्थित है, यानी कि सबसे पहले धड़ जो उसका होता है, धड़ का विकास हो जाता है, धड़ के बाद फिर हाथों और पैरों का विकास होता है और फिर उसके बाद लास्ट में जैसे कि हाथ की उंगलियां हो गई, पैर की उंगलियां हो गई, इनका विकास होता है, यानी कि उनमें दृढ़ता आती है, उनमें मजबूती आती है। और तो इस तरीके से इन्होंने क्या बताया कि निकट से दूर का सिद्धांत, ठीक है, निकट से दूर के सिद्धांत में जो बच्चे का विकास होता है वो कैसे होता है, निकट से दूर, यानी कि पहले बीच में केंद्र में स्थित जो भी अंग है, यानी कि जो है बीच में स्थित अंग है, यानी कि धड़ हो गया, सर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद हाथ और पैरों का विकास होता है, उसके बाद उंगलियों का विकास होता है। ठीक है, तो ये केंद्र से बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों आपके जो सिद्धांत है दोनों में आपको अंतर क्लियर हो गया। ये दोनों क्वेश्चनिंग एग्जाम में बहुत होती है कि निकट से दूर के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर ये बता देंगे कि केंद्र से जब बाहर की तरफ अंगों का विकास होता है तो कौन सा सिद्धांत होता है। ठीक है, और या फिर जो आपका सर से जब धड़ की तरफ अंगों का विकास, सर से जब पैर की तरफ अंगों का विकास होता है तो वो कौन सा सिद्धांत होता है। ये एग्जाम में आपकी क्वेश्चनिंग होती है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक है, उम्मीद है कि सफलता आपको
जरूर मिलेगी। और इस टॉपिक से, इस जो ये आपका सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांत, इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ टॉपिक जो आपको पसंद है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपने जानकारी के लिए पढ़ लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन जब पूरा का पूरा सिलेबस आप एक एक क्वेश्चन पर पॉइंट आउट करेंगे तभी एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट होती है, ठीक है, एक क्वेश्चन से कोई आपसे आगे निकल कर आपकी सीट ले जाएगा और एक क्वेश्चन से आप क्या पीछे रह जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक सिलेबस का पॉइंट और उससे कौन कौन से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, उन सब पर आपको ध्यान देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।